अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब लोगों का? खैरियत से हैं? हाउ टू राइट अ डिसर्टेशन, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, इस सीरीज़ की 5th वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। इससे पहले जो हम लोगों ने 4 वीडियोस इस टॉपिक पर रिकॉर्ड करवाई हैं, उसमें से फर्स्ट वीडियो वाज ऑन द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द थीसिस और योर डिसर्टेशन, जिसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बैकग्राउंड, रिसर्च एम्स, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं इस पर बात की। सेकेंड वीडियो जो थी हमारी वो लिटरेचर रिव्यू पे थी। थर्ड वीडियो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे थी। फोर्थ वीडियो फाइंडिंग्स पे थी। और ये जो लास्ट वीडियो हम लोग आप लोगों के सामने जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो है कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग्स पे। सो चैप्टर 5 ऑफ योर रिसर्च विल बी रिलेटेड टू द कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। हमेशा की तरह हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर से, और इस चैप्टर को हम प्रीवियस चैप्टर के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे। सो वी कैन स्टार्ट आवर चैप्टर 5 with the following words. In the previous chapters, findings and discussion were presented. This chapter, so यहाँ से onward आप लिखना शुरू करेंगे. This chapter will present conclusion, recommendations, limitations of research and future रिसर्च एरिया। सो आप लोग याद रखिएगा ये मेन हेडिंग्स है हमारे जो है वो इस चैप्टर की। जो एकेडमिक डिबेट्स आप लोगों ने स्टार्ट की हैं चैप्टर 1 में, जिन चीज़ों पर हम लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किया है, जो हम लोगों की फाइंडिंग्स जनरेट हुई हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे होंगे। अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर राइटिंग कंक्लूजन इज़ प्रेजेंटिंग अ फ्लैशबैक ऑफ योर बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो मैं अगर इसको लिख रहा हूँ तो मैं अपनी ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च बताऊँगा और मैं अपनी प्रॉब्लम को एक दफ़ा से फिर यहाँ पे रीआइट्रेट करूँगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट सेंटेंस मुझे लिखना होगा वो अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद सो मैं एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंसेस में मैं बता रहा हूँगा कि मैंने रिसर्च कैसे कंडक्ट की है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ब्रीफली डिस्क्राइब योर रिसर्च बैकग्राउंड, ये हमने यहाँ पे बताना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रीफली अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है। दिस विल बी अ पैराग्राफ, ये सेम आपका पैराग्राफ चल रहा है। राइट योर रिसर्च एम यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसी सीक्वेंस में आगे जाकर आप लोग अपना ब्रीफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप बता दें कि एक सर्वे किया जिसमें हम लोगों ने इसको पॉपुलेशन सेलेक्ट की, इतने सैम्पल से हम लोगों ने जो है वो डाटा कलेक्ट किया और मेन डाटा एनालिसिस टेक्निक क्या थी, और ब्रीफली फाइंडिंग्स आप बता दें कि ये हमें पता चला। नाउ यू कैन राइट योर मेन कंक्लूजन। यहाँ पर अब आप अपना मेन कंक्लूजन जो भी आप लोगों का है, हाइपोथेसिस सेलेक्ट हुए, रिजेक्ट हुए और क्या रीजंस थी वो आप लोग बता रहे होंगे। एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव 5.3 रिकमेंडेशंस, एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमारी जब रिसर्च में नॉर्मली होता है कि हम लोग जो भी हम लोगों की फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को सामने रखते हुए हम लोग जो है वो रिकमेंडेशंस जो है वो दे रहे हो। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स एंड रिलेटेड डिस्कशन विल प्रेजेंट रिकमेंडेशन ऑफ द रिसर्च। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च project was to present recommendations related to the research issue based on the findings of research। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है वो है कि जब भी आप लोग फाइंडिंग्स लिख रहे होंगे आपने उनको नंबर्ड करना है, ठीक है। ज़्यादा अगर आप लोगों ने उसमें जो है वो चीज़ों को हाईलाइट करना है तो यू कैन ऑलवेज गो लाइक दिस, रिकमेंडेशन नंबर 1, ठीक है। और इसको आप हेडिंग दे सकते हैं 5.3.1 रिकमेंडेशन 1, डू दिस, take
दिस स्टेप, दिस इज़ योर रिकमेंडेशन नंबर 1। इसको मैं हेडिंग 3 बना देता हूँ, ठीक है। फिर आपके पास हेडिंग, आपके पास सेकंड आ गई, फिर आपके पास जो है वो थर्ड आ गई। आपने जो है वो जितनी भी आपकी रिकमेंडेशंस आप लोग यहाँ पर जो है वो दे रहे होंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी रिकमेंडेशंस हैं आप यहाँ पे दे रहे होंगे 4, और उसके बाद आपकी रिकमेंडेशन 5, सारी रिकमेंडेशंस आपने यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करनी है, ठीक है जी। रिकमेंडेशन 2 स्टेप क्लियरली लिखें। रिकमेंडेशन 3 जो भी आपकी रिकमेंडेशन है वो आप क्लियरली यहाँ पे लिखें, ठीक है। जो चीज़ हम लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि रिकमेंडेशंस को लिखा कैसे जाए, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल इन चैप्टर 4 टेबल 4.7 फॉर एग्जांपल highlighted that customers satisfaction of the ABC company was low. Based on this, it is suggested that company should establish a customer relationship डिपार्टमेंट। ये हमने बता दिया क्या करना है। दिस डिपार्टमेंट कैन बी एस्टेब्लिश्ड रिमोटली एंड वुड नीड एट लीस्ट 30 people who will be working in 3 shifts of 8 hours each। अब ये हम क्या कर रहे हैं, हमने बता दिया क्या करना है, ये हमने बताया कि हमारी रिकमेंडेशन क्या है, ये हमारी रिकमेंडेशन ये हमने बता दी। अब ये इस रिकमेंडेशन को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये हाउ पार्ट आ गया, ठीक है। और इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, दीज पीपल कैन बी हायर्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम या इंडिया या जहाँ पर भी आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आप बता दें। सो ये हाउ पार्ट हमारा चल रहा है। अब आगे आना है वाई पार्ट। बाय हैविंग दिस कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट ABC organization will be better able to connect itself with its customers and hear their concerns. This will also support ABC organization in quickly understanding It's 1:30. the root cause of the issues and resolve them। ये हम लोगों ने जो है वो उसका जो है वो वाई पार्ट भी बता दिया कि हम क्यों जो है ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं। सो इसी तरीके से आपने जो है वो बताना है। वंस अगेन सबसे पहले बताएं कि आपने की जो रिकमेंडेशन है वो किस बेस पे आ रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बताएं कि एक्चुअली आपकी रिकमेंडेशन क्या है, फर्म को क्या करना चाहिए। थर्ड नंबर पे आप बताएं कि जब आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, ठीक है, रिमोटली इस ऑर्गेनाइजेशन कि ये जो आपका रिकमेंडेशन है ये इम्प्लीमेंट कैसी होगी, येलो पार्ट, और फिर उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सो इसी तरीके से आपने सारी रिकमेंडेशंस जो है वो देनी है। जब आप अपनी रिकमेंडेशंस कंप्लीट कर लें, नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगों का आएगा दैट वुड बी द लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च। सो वंस अगेन आप यहाँ पे लिख रहे होंगे फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च। इसमें आप स्टार्ट करें, क्या इसमें लिमिटेशंस आएंगी, ठीक है। एक लिमिटेशन आपकी आ सकती है विद रेफरेंस टू सैम्पल साइज,
ठीक है, कि सैम्पल साइज़ आपका जो है वो सफिशेंट नहीं था। फिर आप कह सकते हैं सैम्पलिंग टेक्निक, अगर आप लोगों ने जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग ली है उस पर आप बात कर सकते हैं। फिर आप इसमें एक बता सकते हैं, अगर आप कोविड के अंदर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जी द रिसर्चर डिड नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट with the respondents and data was collected online, so there was limited opportunity of triangulation नहीं हो सकी, हमें कंफर्म नहीं कर सके कि जो जिस बंदे ने ये बता रहा है ये वही है या नहीं। इसके अलावा और हम लोगों के पास आ सकती हैं, हम लोग कह सकते हैं कि हमने पॉजिटिविज़म फ़िलासफ़ी सेलेक्ट की है और पॉजिटिविज़म फ़िलासफ़ी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम डिटेक्टिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम सर्वे यूज़ कर रहे हैं, अगर हम क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई स्केल्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट सेक्शन है फ्यूचर रिसर्च एरियाज़, जिसको हम लोग एवेन्यूज़ फॉर फ्यूचर रिसर्च भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने, लेट मी टेक यू बैक, जैसे आपने यहाँ पर ये एक कनेक्टिंग सेंटेंस लिखा है, वैसे ही आपने यहाँ पे भी एक सेंटेंस लिखना है, फॉलोइंग आर द फ्यूचर रिसर्च एरियाज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे आपने ऊपर लिखा है वैसे ही 3 4 5 रिसर्च एरियाज़ लिखते हैं। एक रिसर्च एरिया तो ये होना चाहिए future researchers should overcome the limitations that were presented in section 5.4। एक तो ये लिखें, ठीक है जी। उसके बाद ये इसमें ना वो आप बता रहे हैं कि जी मुझे पता है लिमिटेशंस, जब हम बेसिकली लिख रहे होते हैं हम लोगों को बता रहे होते हैं कि जो गलतियां आप लोगों ने हमारी रिसर्च के अंदर निकालनी है, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दोस। सो आप लोग हमारी गलतियाँ ना निकालें, हमें ऑलरेडी पता है ये गलती है और हम लोग इसको आने वाले वक्त में जो है वो ओवरकम कर रहे होंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़ जो हम लोग फ्यूचर रिसर्च एरियाज़ के रेफरेंस से कर रहे होते हैं वो ये होता है कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं हमारे माइंड पर कई नई बातें आती हैं। सो एज अ हेल्प टू फ्यूचर रिसर्चर्स, लोग हमारी रिसर्च को यूज़ करें। कई मेरे जैसे निकम्मे लोग जब इनको अपनी पीएचडी के डिसर्टेशन के लिए कोई नई इंसाइट नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, वो जो रिसेंट कपल ऑफ ईयर्स में जो टॉप टीयर जर्नल्स में जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं उनमें जाकर फ्यूचर रिसर्च एरियाज़ देख रहे होते हैं। वहाँ पर जो सीनियर एकेडमिशियंस होते हैं वो खुद से बता देते हैं एज अ जनरल नॉर्म, एज अ कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च कम्युनिटी के क्या रिसर्च गैप अवेलेबल है। सो आप भी यहाँ पर जब आप काम कर रहे होंगे तो आप भी लोगों को बता रहे होंगे कि ये नई डायरेक्शंस हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उनको कह सकते हैं कि जी मैंने डाटा जो है वो बोथ जेंडर से लिया था, फ्यूचर रिसर्चर्स को मेल्स और फीमेल के लिए अलग-अलग फाइंडिंग्स जो वो जनरेट करनी चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने डाटा जो है वो सिर्फ एक प्रोविंस से लिया था, तो फ्यूचर रिसर्चर्स को डिफरेंट प्रोविंसेस से डाटा लेना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एक इंडस्ट्री से लिया था, फ्यूचर रिसर्चर को दूसरी इंडस्ट्री में जो है वो लेना चाहिए। फिर आप उसमें सो लेट मी क्विकली राइट डिफरेंट इंडस्ट्री, कंट्री, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, सो ये कुछ भी हमारे पास हो सकते हैं। फिर आप यहाँ पर मॉडरेटिंग वेरिएबल्स ऐड करवा सकते हैं, मेडिएटिंग वेरिएबल्स ऐड करवा सकते हैं। अब कोई भी आप लोग यहाँ पर जो है वो आपने फ्यूचर रिसर्च एरियाज़ अगर आपने डिफ़ाइन करने हैं तो आप कर सकते हैं। आम तौर पर चैप्टर 5 का जो है वो हम समरी नहीं लिख रहे होते, ठीक है। ये आम एक नॉर्म है, अगर आप कंसिस्टेंट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हैं, समरी फॉर्म में लिख रहे हैं, सो जनरली लोग इसको जो है वो नहीं लिख रहे होते। होपफुली ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा अपने डिसर्टेशन को लिखने में। जो 2 मेजर चीज़ें जो आपने याद रखनी है मेरे नज़दीक, इस चैप्टर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंक्लूजन है, और शायद उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिकमेंडेशन है। ये जो है ये हम लोगों का प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। चैप्टर 4 जो है वो हम लोग वहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या हुआ। जब रिसर्च की जाती है ये जानने के लिए नहीं की जाती कि क्या हुआ,
रिसर्च इसलिए की जाती है कि अब बताया जाए कि क्या हुआ, क्या करना आने वाले वक्त में। सो रिकमेंडेशंस जब हम लोग लिख रहे होते हैं बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस, आवर बिजनेस एक्यूमेन, आवर रीडिंग, आवर फाइंडिंग्स, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को सुजेस्ट कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में क्या किया जाए। सो दिस इज़ वेयर योर बिजनेस एक्यूमेन कम्स इन। याद रखिएगा, रिकमेंडेशंस लिखते हुए इस स्ट्रक्चर को आपका फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। हम लोगों ने अपने 5 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। एक लास्ट सेंटेंस जो मैं इसमें क्लोजिंग सेंटेंस जो मैं इस वीडियो के एंड पे कहूँगा वो ये है कि ये एक जर्नल फ्रेमवर्क है जो मैंने आप लोगों को जो है वो प्रेजेंट दिया है। फाइनल अथॉरिटी आपके डिजिटेशन के स्ट्रक्चर पे आपके सुपरवाइजर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि वो क्या करना है। योर सुपरवाइजर इज़ अ सुपरवाइज, WISE, सुपरवाइज मैन। ही इज़ द वन जिसको अथॉरिटी है कि आपके डिजिटेशन की सुपरविजन करे। सो उनसे आप कंसल्ट करें। आपकी यूनिवर्सिटी ने जो कोई टेम्पलेट बनाया है, यूनिवर्सिटी ने कोई गाइडेंस दी है, अगर आपके प्रोफेसर ने आपके एरिया में ऑलरेडी कोई रिसर्च करवाई हुई है तो उनसे सैम्पल डिजिटेशन मांगें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तक आपको एक्सेस है तो वहाँ पर लास्ट अटैम्प्ट में जो डिजिटेशंस करवाए गए तो वो उनसे आप मांगें। इससे आप लोगों को जो है वो ज़रूर हेल्प होगी। मेरी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में आप लोगों से दोबारा बात होगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। सब लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुसलमान उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा। तमाम वो लोग जो अच्छे कामों में इंडल्ज हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। खसूसन मरहूमीन के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।